Yeah, let me record it. So in today's class, I'm going to deliver a lecture on Virginia Woolf's life and her work, A Room of One's Own, sharing PDF file. Already that particular file is available on in WhatsApp group. And you know it very well कि जो वर्जीनिया वुल्फ रही है, she was a well-known novelist, a feminist writer, and also an activist. And she did a very good job, especially for the rights of women. She was very conscious about her own rights and also the rights of women. तो उनका जो लाइफ है कैसे शुरू होता है, उन्होंने क्या किया, क्या उनकी समस्याएं थी, जिस समय वो काम करना शुरू करती है उस समय की क्या कंडीशन थी, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज की क्लास में हम बात करेंगे। कुल मिलाकर के वर्जीनिया वुल्फ, उनका बायोग्राफिकल स्टडी, उनके एज को लेकर के, और साथ ही साथ उनका एक पार्टिकुलर वर्क अ रूम ऑफ वॉल्सोन जो हायर एजुकेशन में यूपीएचईएससी में है। तो जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, एंड हियर यू सी वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन। यू विल कम टू नो कि जो वर्जीनिया वुल्फ है या जो अ रूम ऑफ वंस ओन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एट दिस क्लास वी आर रनिंग अंडर द बैनर ऑफ जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी इलाहाबाद। एंड वर्जीनिया वुल्फ शी वाज बोर्न इन 1882। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबको पता है कि शी वाज बोर्न इन 1882, डाइड इन 1941, और उनकी मौत कब होती है? 1941 ईस्वी में होती है। तो अगर हम इस पॉइंट्स को लेते हैं तो you will come to know कि she was born in 1882 and died in 1941। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म 1882 में हुआ है और उनकी मौत 1941 ईस्वी में हुई है। रमा, मैं जानना चाहता, अच्छा हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है यूपीएचईएससी पे ही हमने वो किया है, और कोई मैसेज डाल रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पर, जबकि ये क्लास तो यूपीएचईएससी की थी, लेकिन खैर। You will come to know कि she was a well-known novelist. She was born in 1882। 1882 में जन्म का मतलब ये हुआ कि the last decade of Victorian era, विक्टोरियन era का लगभग अंतिम दशक चल रहा था, उस समय इनका जन्म होता है। और जिस समय इनका जन्म होता है अंतिम दशक का मतलब कि काफी बड़े बड़े लोग वहां पे थे। मैथ्यू अर्नाल्ड का भी, मैथ्यू अर्नाल्ड के भी लिटरेरी करियर का अंतिम समय चल रहा था। मैथ्यू अर्नाल्ड के अलावा उसी समय 1990s का कॉन्सेप्ट आता है। उसी वो जमाना हेनरिक इब्सन का जमाना था, वो जमाना जीबी शाह का जमाना था। जीबी शाह ने लिखना शुरू कर दिया था, और वो जमाना कहीं ना कहीं एक ऐसा जमाना था जहाँ पे नावल में, रीजनल नावल के रूप में हार्डी को हम देखते हैं, और एक ऐसा जमाना जब जीएम हाफिज वगैरह का टाइम रहता है। तो मैं अभी केवल उनके लाइफ को लेकर के, जब वो पैदा होती है तो आपके माइंड में मैं एक फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट वाज द टाइम। अब उसके बाद ये होता है कि शी वाज बोर्न इन 1882, डाइड इन 1941। उनकी मौत 1941 में होती है, 59 साल की उम्र में। शी वॉज अ वेल नोन नॉवलिस्ट, फेमिनिस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की फेमिनिस्ट राइटर है, वेल नोन नॉवलिस्ट है, एंड अ पायनियर इन द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। ये हम सबको पता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस as a narrative device. She used this device in her novel Stream of Consciousness technique, and we know it very well that this technique was used by James Joyce, Henry James, and the propounder of this technique was who? The propounder of this technique was William James, brother of Henry James, in his book Principles of Psychology. So you find that Virginia Woolf, born in 1882, died in 1941, a well-known novelist, feminist writer of 20th century, and a pioneer इन द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को जो सबसे पहले मार्केट में लाते हैं उनका नाम विलियम जेम्स है, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे। विलियम जेम्स किसके भाई थे? हेनरी जेम्स के भाई थे। हेनरी जेम्स बहुत बड़े नॉवलिस्ट में शुमार किए जाते हैं। और ये जो टेक्निक होती है, इसका मतलब यही होता है कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का एक ऐसा प्रवाह जो बगैर टूटे हुए, बगैर रुके हुए लगातार दौड़ता रहता है। दैट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस एज अ नैरेटिव डिवाइस। इनका जो अल्मा मेटर रहा है किंग्स कॉलेज लंदन रहा है। किंग्स कॉलेज जहाँ से इनकी एजुकेशन हुई, हायर एजुकेशन किंग्स कॉलेज लंदन से। इनके नोटेबल वर्क्स जो रहे हैं
वो कौन कौन से रहे हैं? मिसेस डॉलोवे 1925 में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनका नावल है मिसेस डॉलोवे, DALLOWAY 1925 में। टू द लाइट हाउस इनका नावल 1927 में। ऑरलैंडो इनका नावल 1928 में। अ रूम ऑफ वंस ओन, ये इनका क्रिटिकल एसेज है, इनका क्रिटिकल एसेज है जो बुक की शक्ल में आता है 1929 में। द वेव्स उनका नावल जो रहा ये 1931 में। इसके अलावा एक और उनका नावल था थ्री गुनियाज भी करके रहा है, वो भी एक उनका नावल रहा, थ्री गुनियाज। So when you talk about this lady, you find that she was famous as a novelist. She did a very good job. She was a feminist writer of the 20th century, and she used the stream of consciousness technique as a narrative device in her novel. And alma mater उनका किंग्स कॉलेज लंदन। नोटेबल वर्क्स मिसेस डॉलोवे 1925 में उनका नॉवेल, टू द लाइट हाउस 1927 में उनका नॉवेल, ऑरलैंडो 1928 में उनका नॉवेल, अ रूम ऑफ वंसो 1929 में उनका नॉवेल, द वेव्स 1931 में उनका नॉवेल, थ्री गुनियाज उनका एक है जो मैंने मिस किया है, बस ओरली आई एम टेलिंग यू, थ्री गुनियाज GUINEAS, वो भी उनका नॉवेल रहा। कुछ उनके और भी वर्क ऐसे थे, क्रिटिकल वर्क के शक्ल में थे, जो मैं शेयर कर दूंगा, वहां पे आप देखेंगे। उन्होंने, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि शायद मैंने बाय मिस्टेक बताया था कि शी वाज अनमैरिड थ्रू आउट लाइफ। नो, नॉट एट ऑल, शी मैरिड। उन्होंने लियोनार्ड वुल्फ से शादी किया था, लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई थी दोनों के बीच में। तो उनके हस्बैंड स्पाउस जो है वो लियोनार्ड वुल्फ है। और जब भी स्पाउस वर्ड आता है तो यह जो है कॉमन नाउन है। यह आपका जो है हस्बैंड के लिए भी हो सकता है, वाइफ के लिए हो सकता है। अगर कोई मेल है और उससे पूछा जाएगा आपका स्पाउस कौन है, जिसका मतलब कि वहां जो है वाइफ के लिए आ रहा है। अगर कोई फीमेल है और वहां पे अगर स्पाउस पूछा जा रहा है तो हस्बैंड के लिए। स्पाउस का मतलब कि यह कॉमन नाउन है। और हस्बैंड और वाइफ हमें ये पता है कि वो जो है आपका मास्कुलिन या फेमिनिन को इशारा करता है। उनकी मदर का नाम था जूलिया प्रिंजेप जैक्सन। फादर का नाम था लेस्ली स्टीफेन। तो ये सब भी जो है ध्यान में रखने वाली चीज है कि उनकी माँ का नाम जूलिया प्रिंजेप जैक्सन, JULIA, जूलिया प्रिंजेप, PRINSEP, जैक्सन JACKSON। फादर का नाम लेस्ली स्टीफेन, LESLIE, लेस्ली स्टीफेन, STEPHEN। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विद द हेल्प ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई की सहायता से, शी फार्म्ड ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। वर्क क्या उनका, उन्होंने एक लिटरेरी ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप में बड़े बड़े लोग शामिल थे और उस ग्रुप का क्या नाम था, ब्लूम्सबरी ग्रुप, और ब्लूम्सबरी सेट। इसी को ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता है या ब्लूम्सबरी सेट कहा जाता है। ये काम उन्होंने किसके माध्यम से किया है, अपने भाई के माध्यम से। तो शी फार्म्ड ब्लूम्सबरी ग्रुप और ब्लूम्सबरी सेट। सो दीज पॉइंट्स यू फाइंड कि शी फार्म्ड ब्लूम्सबरी ग्रुप और ब्लूम्सबरी सेट। और उसके बाद है इट वाज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर्स। इसमें इंग्लिश राइटर्स शामिल थे, इंटेलेक्चुअल शामिल है, फिलोसफर्स। रमा, सब क्लियर विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है रमा? Sir, everything is clear. ओके ओके, नाउ इंदु मैडम हैज आल्सो ज्वाइंड द सेशन। तो मैडम, हम लोग जो बात कर रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ को लेके बात कर रहे हैं। इसका PDF फाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। और अभी उसके पहले हमने ये बताया कि वर्जीनिया वुल्फ 1882 में उनका जन्म हुआ, 1941 में उनकी मौत हुई है। और वो जो है वेल नोन नॉवेलिस्ट रही है, फेमिनिस्ट राइटर रही है। कब, किस सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की। और साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज किया है। उनका जो अल्मा मैटर है किंग्स कॉलेज लंदन है। उनके नोटेबल वर्क्स है मिसेस डालोवे जो 1925 में आया है, टू द लाइट हाउस उनका नावल 1927 में आया है, ऑरलैंडो उनका वर्क 1928 में आया है, अ रूम ऑफ वंस हो 1929 में आया है, द वेव्स 1931 में आया है। उनके जो स्पाउस है लियोनार्ड वुल्फ है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक गलत फैक्ट दिया था, वो ये था कि शी वाज अनमैरिड। नो, शी मैरिड, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई थी, डिवोर्स हो गया था। जो उनकी मदर है उनका नाम था जूलिया प्रिंजेप जैक्सन। उनकी मदर का नाम था जूलिया प्रिंजेप जैक्सन। फादर थे लेस्ली स्टीफेन। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ हर ब्रदर, अपने ब्रदर की सहायता से, शी फार्म्ड ब्लूम्सबरी ग्रुप और ब्लूम्सबरी सेट।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद द हेल्प ऑफ हर ब्रदर शी फॉर्म्ड ब्लूम्सबरी ग्रुप और ब्लूम्सबरी सेट इट वाज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर्स। इसमें इंग्लिश राइटर शामिल थे और इंटेलेक्चुअल शामिल थे, फिलोसफर शामिल है, आर्टिस्ट शामिल है। मैं वहां पे थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूँ। और कब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू में ये सब चीजें हुई है, इंक्लूडिंग उसमें और कौन कौन से लोग आते हैं, बड़े नाम, वर्जीनिया वुल्फ इसकी फाउंडर मेंबर थी, जॉन मेनार्ड केनीज इसके एक मेंबर रहे हैं, ईएम फास्टर मेंबर रहे हैं, लिटर स्ट्रेची मेंबर रहे, और भी लोग इसके मेंबर थे, उनके रिलेटिव्स वगैरह। तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि इस ग्रुप को लेकर के बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यू फाइंड की ब्लूम्सबरी ग्रुप और ब्लूम्सबरी सेट, और इसमें इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, और 20th सेंचुरी के शुरू में 1905 ईस्वी में इसको, और बड़े राइटरों में वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड कीनीज, ईएफ फॉस्टर, लिटन स्ट्रेची, और खुद इनके रिलेटिव, इनके ब्रदर वगैरह भी उसमें शामिल रहे। अब उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को इरेज कर देते हैं, तो हियर यू फाइंड कि इस ग्रुप का क्या मकसद था, इस ग्रुप में क्या क्या हुआ था। यू फाइंड दैट कि दिस लूज कलेक्टिव ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये जो उनके फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव्स थे, वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसमें ज्यादातर जो लोगों ने स्टडी किया था कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और फॉर द मेन एंड किंग्स कॉलेज लंदन फॉर द वीमेन। कह रहे कि जो इसमें औरतें शामिल थी वे किंग्स कॉलेज लंदन से उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ था, और जो आदमी लोग हैं उन्होंने कहाँ से लिया हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो जो मेन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और जो वीमेन है किंग कॉलेज लंदन से उन्होंने लिया हुआ था। तो इसका मतलब इस ग्रुप में शामिल होने वाले लोग दो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फॉर द मेन एंड किंग्स कॉलेज लंदन फॉर द वीमेन, एंड दे लिव्ड, वर्कड और स्टडी टुगेदर नियर ब्लूम्सबरी। उनका एजुकेशन तो वही हुआ था, लेकिन लंदन में एक जगह थी जहाँ पे वे रहते थे, वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। तो उन सारे लोगों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था, ब्लूम्सबरी ग्रुप था। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्सबरी ग्रुप को मैंने बहुत डिटेल में आज आपको लिया हुआ है, जिसमें मैं समझा दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हाउ मच इट विल हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इयान ऑस्बी, इयान ऑस्बी नाम के एक क्रिटिक है, उन्होंने कहा कि ऑल्दो इट्स मेंबर्स डिनाई बीइंग अ ग्रुप, उन्होंने कहा कि मैं किसी ग्रुप में नहीं शामिल हूँ, इन एनी फॉर्मल सेंस में दे वर यूनाइटेड बाय एन एबाइडिंग बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स। लेकिन वे लोग जो है किसमें शामिल हुए थे, आर्ट्स में शामिल हुए थे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा हुआ, कौन सा पॉइंट आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू इयान ऑस्बी, इयान ऑस्बी का कहना था कि इस ग्रुप के लोगों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि वे लोग किसी ग्रुप के सदस्य हैं या उनका कोई ग्रुप है, बल्कि उनका ये कहना था कि मैं जो है आर्ट्स के नियमों में बंद करके काम कर रहा हूँ, आर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। देयर वर्क्स एंड आउटलुक डीपली इन्फ्लुएंस लिटरेचर, इनके कामों का प्रभाव लिटरेचर पर पड़ा, एस्थेटिक्स पर पड़ा, साथ ही साथ क्रिटिसिज्म पर भी प्रभाव देखा जा सकता है, एंड इकोनॉमिक्स एज मॉडर्न एटीट्यूड, जो मॉडर्न एटीट्यूड था, खास करके जो है लोगों का फेमिनिज्म के प्रति क्या नजरिया है, पैसिफिज्म के प्रति क्या नजरिया, और सेक्सुअलिटी के प्रति क्या नजरिया है, इन सारी जगहों पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये केवल एक ग्रुप नहीं था, यह एक सोच थी या एक आइडियोलॉजी थी जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े स्कॉलर शामिल थे, किंग्स कॉलेज के बड़े स्कॉलर शामिल थे, वीमेन किंग्स कॉलेज से थी, और जो मेन थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। और उनका ये कहना था कि दे आर नॉट इन ग्रुप बट दे हैव बीन वर्किंग फॉरवर्ड फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक्स, फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। और उसका एक इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है क्रिटिसिज्म में, इकोनॉमिक्स में, फेमिनिज्म में, पैसिफिज्म में, मोड्स ऑफ एटीट्यूड्स में, और सेक्सुअलिटी में देखने को मिलता है। और दूसरा चीज ये था कि अ वेल नोन कोट एट्रीब्यूटेड टू डोरोथी पार्कर, एक क्रिटिक डोरोथी पार्कर है, उन्होंने कहा था, इनके लिए एक कोट दिया था, वो कौन सा कोट था, नाउ हियर यू फाइंड डोरोथी पार्कर, वो कहती कि दे लिव्ड इन स्क्वाड्स, वे लोग स्क्वाड्स
रहते थे, पेंटेड इन सर्किल, लेकिन उनकी जो पेंटिंग थी वो सर्किल में थी, एंड लव्ड इन ट्रायंगल, और वे ट्रायंगल उनमें लव था। तो ये एक बात है जो डोरोथी पार्कर ने इस ग्रुप के बारे में बताया हुआ है। तो ये ग्रुप कैसे फॉर्म हुआ, उसके पीछे वर्जीनिया वुल्फ का क्या रोल रहा था, उनके भाई का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, उन सारी चीजों को लेकर के मैंने ये आपसे शेयर किया है। ना, अगर इंदु मैडम को या रमा आपको कोई क्वेश्चन हो इस ग्रुप को लेकर के, तो वी कैन डिस्कस, या मैं आगे चलूं? मैडम या रमा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे इसलिए मैं ठहरा हूँ कि इसके बाद जो नोट करके लिखे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। अब यस। उसके बाद क्या होता है कि ऑल मेल मेंबर, जितने भी इसके मेल मेंबर थे किसके, ब्लूम्सबरी ग्रुप के, एक्सेप्ट डंकन ग्रांट, केवल डंकन ग्रांट को छोड़ करके। अब आपको एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो भी मेल मेंबर्स थे, उन मेल मेंबर्स में डंकन ग्रांट को छोड़ करके सारे लोग कहाँ पे एजुकेटेड थे? एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और उनका जो एजुकेशन हुआ था, या तो वह ट्रिनिटी कॉलेज में था या किंग्स कॉलेज में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में या किंग्स कॉलेज में इन लोगों का एजुकेशन हुआ था, किसका? मेन का। और मेन में किसको छोड़ करके? डंकन ग्रांट को छोड़ करके। किसको छोड़ के? डंकन ग्रांट को। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट क्लाइव बेल। अगर उसमें से देखा जाए क्लाइव बेल को छोड़ करके, एंड द स्टीफन ब्रदर्स, और स्टीफन ब्रदर्स को छोड़ करके, वर मेंबर्स ऑफ द एक्सक्लूसिव कैम्ब्रिज सोसाइटी। वे जो है किसके मेंबर थे? कैम्ब्रिज सोसाइटी के मेंबर थे, जिसको एपोस्टल्स के नाम से जाना जाता था। APOSTLES। क्या है? इनमें से क्लाइव बेल एंड स्टीफन ब्रदर्स, इनको छोड़ करके, स्टीफन ब्रदर्स इनको छोड़ करके आप देखेंगे कि वे सब लोग एक सोसाइटी के मेंबर थे, और वह सोसाइटी क्या थी? कैम्ब्रिज सोसाइटी थी, और जिसको नाम क्या रखा गया था? द एपोस्टल। फिर उसके बाद है कि यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है, उसमें क्या पॉइंट मिलता है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में जो भी मेन थे या जो मेल थे, उसमें डंकन ग्रांट को छोड़ करके सारे लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, और दो कॉलेज के, या तो ट्रिनिटी के या किंग्स कॉलेज के। और इनमें से क्लाइव बेल और स्टीफन ब्रदर्स को अगर छोड़ दिया जाए, तो वे सारे के सारे लोग कहाँ से जुड़े हुए थे? कैम्ब्रिज सोसाइटी, जिसको एपोस्टल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आई ट्रिनिटी इन 1899, लिटन स्ट्रेची करे ट्रिनिटी कॉलेज में 1899 में, लिटन स्ट्रेची, लियोनार्ड वुल्फ, सैक्सन, सिडनी टर्नर एंड क्लाइव बेल, ये सब इंपॉर्टेंट नेम है, बिकेम गुड फ्रेंड्स। ट्रिनिटी कॉलेज में इन सबकी अच्छी दोस्ती होती है। किसकी दोस्ती होती है? लिटन स्ट्रेची की, लियोनार्ड वुल्फ की, सैक्सन, सिडनी टर्नर की, एंड क्लाइव बेल की। दे बिकेम बोसम फ्रेंड, दे बिकेम फास्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड। और विद थॉबी स्टीफन, और उसमें शामिल कौन होते हैं? थॉबी स्टीफन भी शामिल होते हैं। थॉबी स्टीफन वर्जीनिया वुल्फ के ब्रदर थे। तो यू विल कम टू नो कि वो थॉबी स्टीफन भी उसमें शामिल हुए थे। एंड इट वाज थ्रू थॉबी, और थॉबी के ही माध्यम से, एंड एड्रियन स्टीफन, और एड्रियन स्टीफन एंड एड्रियन स्टीफन सिस्टर वनीजा, थॉबी के माध्यम से और वनीजा के माध्यम से, एंड वर्जीनिया, और वर्जीनिया वुल्फ के माध्यम से, दैट द मेन मेट द वीमेन ऑफ द ब्लूम्सबरी। जितने ये मेन थे, इनकी मुलाकात किससे होती है? ब्लूम्सबरी की वीमेन से होती है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये नाम हमें पता होना चाहिए। हॉबी का नाम, वनीजा का नाम, स्टीफन, एड्रियन स्टीफन सिस्टर्स वनीजा एंड वर्जीनिया, इन सब की मुलाकात उस ग्रुप के वीमेन से होती है। When they came down to London, जब वे लोग लंदन आते हैं, in 1904, 1905 ईस्वी में, वनीजा बिगेन द फ्राइडे क्लब। वनीजा ने एक क्लब स्टेब्लिश किया था, जिसका नाम क्या था? फ्राइडे क्लब। अब आप सोचने की ये बात है कि यही फ्राइडे क्लब ही किसकी नींव डालता है? यही फ्राइडे क्लब ही ब्लूम्सबरी ग्रुप की नींव डालता है। ब्लूम्सबरी ग्रुप भी 1905 में बना हुआ है, और वनीजा ने 1905 में ही फ्राइडे क्लब बनाया है। एंड थॉबी रैन थर्सडे इवनिंग, और थॉबी जो है
जिस क्लब को बनाए हुए थे उसका नाम था थर्सडे इवनिंग, उन्होंने बनाया हुआ था। सो यू फाइंड की फ्राइडे क्लब, थर्सडे इवनिंग, काल्दी सिंह थॉबी का, विच बिकेम द बेसिस फॉर द ब्लूम्सबरी ग्रुप, और यही ब्लूम्सबरी ग्रुप का आधार बनता है। द ब्लूम्सबरी ग्रुप मोस्टली फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, जो इसके सदस्य थे वे किससे बिलोंग करते, अपर मिडिल क्लास से। प्रोफेशनल फैमिलीज फॉर्म्ड पार्ट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेटी, उन्होंने एक बौद्धिक वर्ग को इस्टेब्लिश किया जो उच्च कुलीन वर्ग से था, which could trace itself back to Clapham sect। So you find that कि किस तरह से यह ग्रुप आता है और कैसे कैसे ये काम करता है, उसमें वर्जीनिया वुल्फ का क्या योगदान रहा है, थर्सडे इवनिंग जो क्लब बना था उसका क्या योगदान रहा है, फ्राइडे क्लब का क्या योगदान रहा है, मेन और वीमेन कैसे इस ग्रुप के लोग आपस में मिलते हैं, इसमें फिलासफर्स है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, और सबसे बड़ा नाम की खुद एम फास्टर इस ग्रुप में शामिल थे, वर्जीनिया वुल्फ शामिल है, लिटन स्टेची है, लियोनार्ड वुल्फ है, सैक्सन सिडनी है, थॉबी है, ये और थॉबी स्टीफेन है। तो यू फाइंड दिस थिंग कि कैसे काम होता है, कैसे लोग इसको फॉर्म करते हैं, कैसे यह ग्रुप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्ले करता है एजुकेशन के लिहाज से। सो यू गो विद दीज थिंग्स, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो मुझे आज इसे लेना था, जिसमें इस ग्रुप को भी बात करनी थी और साथ ही साथ वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ को भी लेके बात करनी थी। अब उसके बाद ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो वर्जीनिया वुल्फ की जिंदगी से रिलेटेड है, कि वर्जीनिया वुल्फ फर्स्ट नॉवेल केम इन 1915, उनका जो पहला नॉवेल था 1915 में आया था, विद द टाइटल द वायज आउट। उसका जो टाइटल है वो क्या है, वायज आउट है। हर रिमार्केबल वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन, उनका जो रिमार्केबल वर्क है जिसका नाम रूम ऑफ वंस ओन है, जो 1929 में आता है, टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वीमेन। यही हमें डिटेल भी स्टडी करना है, इसी से क्वेश्चन आना है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत जरूरी था कि वी हैव टू गो विद द life of this lady, we have to go which age she belongs, we have to go ki what the technique she has adopted in her novel, and who were the contemporary writers of this novelist, where she was born and where she started to work। जब वो पैदा हुई तब कौन से लोग थे, और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तब कौन से लोग थे। जब उन्होंने काम करना शुरू किया है तो आप देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल है, आप देखेंगे डीएस लॉरेंस है, आप देखेंगे एक बड़ा नाम खुद ब खुद हम लोगों को पता ही है, फॉस्टर है जो ब्लूसबरी ग्रुप के मेंबर थे, और ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि जो इनके जमाने में आते हैं, जिसपे जेम्स जॉयस एक बड़ा नाम है, और हेनरी जेम्स भी रहे। सो उनका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है जो डिटेल में वी हैव टू गो, दैट इज अ रूम ऑफ वंस ओन। इट टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वीमेन। In 1941, at the age of 59, Woolf died by drowning herself in the river Ouse at Lewes। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने आत्महत्या की है, और वो एक नदी में डूब करके उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो एक बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित थी, और उस बीमारी बीमारी का नाम है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर से वो पीड़ित थी। तो उन्होंने क्या किया, शी कमिटेड सुसाइड इवन बिफोर कमिटिंग सुसाइड, twice she attempted to commit suicide but that was not a successful one। later on उन्होंने नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इतनी बड़ी राइटर, इस तरह से काम करने वाली, और कैसे उसने जो है अपने जीवन को खो दिया लास्ट में। सो वी फाइंड वर्जीनिया वुल्फ, वी फाइंड हर वर्क, वी फाइंड की हाउ शी डाइड एंड हाउ व्हाट द प्रॉब्लम शी फेस्ड। नाउ द थर्ड पॉइंट, अभी तक तो हमने उनकी लाइफ को लेकर के बात किया। लाइफ को लेकर के मैं फिर से केवल ये उनके इंपॉर्टेंट वर्क को बता दूं कि अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 में आया है। इसके अलावा उनका वर्क है मिसेस डालोवे, उनका वर्क है टू द लाइट हाउस, उनका वर्क है थ्री गुड़ियाज, उनका जो वर्क है आपका, इसके अलावा 1915 में उनका पहला नॉवेल आता है जिसपे अभी मैंने निशान लगवाया था, द वायज आउट करके बताया गया है। और उसके पहले भी कुछ उनके वर्क रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था आर्लैंडो के बारे में, और आपको जो है द वेव्स के बारे में बताया गया था, जो इस पेज पे आपको नजर आ रहा है। नाउ अब हम लोग डिटेल में जो उनका वर्क है, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आने की उम्मीद है, उसको लेकर के बात कर रहे हैं कि अ रूम ऑफ वंस ओन में व्हाट डू यू फाइंड।
एक तो सबसे पहला पॉइंट में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अ रूम ऑफ वंस ओन क्या है, यह उनका क्रिटिकल एसे है। उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था दो जगहों पर, उसी लेक्चर को किताब की शक्ल दी गई है, और जो लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया था कहाँ पे किया था, उस पर उन्होंने क्या बात किया था, इसको लेके बात की गई है। यू विल कम टू नो कि जो ये वर्क है ये क्या है, इट इज एन एक्सटेंडेड एसे बाय वर्जीनिया वुल्फ। यह एक उनका एक्सटेंडेड एसे है वर्जीनिया वुल्फ का, फर्स्ट पब्लिश इन सितंबर 1929। 1929 में पहली बार पब्लिश हुआ। द वर्क इज बेस्ड ऑन टू लेक्चर, जो ये वर्क है यह दो लेक्चर पर आधारित था। वुल्फ डिलीवर्ड इन अक्टूबर 1928, वुल्फ ने इस लेक्चर को अक्टूबर 1928 में एट न्यूडहैम, NEWNHAM, उन न्यूडहैम नाम की न्यूडहैम कॉलेज में और गर्टन कॉलेज में, दो जगह पर उनको इनवाइट किया गया था लेक्चर को डिलीवर करने के लिए। एट दीज टू प्लेसेस मीन्स एट Girton College and at Newnham College, she delivered her lecture, and later on those lectures came in the form of book in 1929 with the title A Room of One's Own. So A Room of One's Own is not a fiction, it's not a drama, but you will come to know कि it's what? It's her critical essay, उनका critical essay है which she delivered in 1928 एट न्यूनहैम कॉलेज एंड गर्टन कॉलेज। और जो गर्टन कॉलेज था यह वीमेंस कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस और किससे जुड़ा हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो दोनों कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो कौन सा पॉइंट आता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो कॉलेज रहा है या जिस चीज को आप देख रहे हैं, ये जो किताब है, ये किताब किस प्रेस से पब्लिश होती है, होगार्थ प्रेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है, HOGARTS। जिसका जो पब्लिशर है होगार्थ प्रेस से पब्लिश होती है इंग्लैंड में, हारकोर्ट ब्रेस एंड कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में। इंग्लैंड में तो होगार्थ प्रेस पब्लिश करते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में कौन पब्लिश करता है, हारकोर्ट ब्रेस एंड कंपनी पब्लिश करती है। तो अमेरिका में पब्लिशर दूसरा है, और इंग्लैंड में पब्लिशर दूसरा है। इंग्लैंड में पब्लिशर का नाम होगार्थ प्रेस है, और अमेरिका में पब्लिशर का नाम हारकोर्ट ब्रेस एंड कंपनी है। पब्लिकेशन डेट सितंबर 1929 है। इसमें क्या क्या बातें की गई है, इन हर एसे वुल्फ यूजर मेटाफर्स, अपने एसे में उन्होंने किसका यूज किया, ज्यादातर मेटाफर्स का यूज किया है। टू एक्सप्लोर सोशल इनजस्टिस, यहाँ से अब बात शुरू हो रही है। उन्होंने क्या बातें की है, सोशल इनजस्टिस को लेकर के बात की है। एंड कमेंट्स ऑन एंड कमेंट्स ऑन वुमेन्स लैक ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से औरतों को आजादी नहीं है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके, अपनी बात को रख सके, या खुल करके अपनी बात को प्रकट कर सके, इसकी आजादी उन्हें नहीं दी गई है। इन हर ऐसे अपने ऐसे में वुल्फ यूजेस मेटाफर्स, वुल्फ मेटाफर का यूज करते हैं टू एक्सप्लोर सोशल इनजस्टिस, की कैसे सामाजिक न्याय औरतों को नहीं मिला हुआ है। एंड कमेंट्स, और वह इस पर भी कमेंट करती है कि वीमेन को अपनी बात को रखने की आजादी, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं है। तो ये दो बातें हैं कि सोशल इनजस्टिस एंड वीमेन्स लाइक ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, ये दो बातों को लेकर के उन्होंने इसमें बात किया हुआ, वीमेन्स या दैट इज सोशल इनजस्टिस एंड वीमेन्स लाइक ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। हर मेटाफर ऑफ फिश, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन्होंने जिस मेटाफर का सबसे ज्यादा यूज किया वह कौन सा है, फिश है। हर मेटाफर ऑफ फिश एक्सप्लेन्स हर मोस्ट इसेंशियल पॉइंट। उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितने एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका, आई कांट टेल यू। कि शी सेज, वो कहती है, अ वुमन मस्ट हैव मनी, एक औरत के पास पैसा होना चाहिए, एंड अ रूम ऑफ हर ओन, और उसका खुद का अपना कमरा होना चाहिए। इफ शी इज टू राइट फिक्शन, यदि वह फिक्शन लिखना चाहती है। उन्होंने दो बातें बताई कि अगर औरत अपनी अपने आप को एक राइटर के रूप में, फिक्शनल राइटर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहती है, इफ शी वांट्स टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ नॉवेलिस्ट, देन शी नीड्स टू थिंग, नंबर वन, व्हाट नंबर वन, उसके पास पैसा होना चाहिए, और दूसरा चीज उसका अपना खुद का कमरा होना चाहिए, खुद की अपनी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे फ्रीडम हो, जैसा चाहे उठे बैठे, और उसकी आजादी में कोई दखल ना हो। इसको लेकर के वो बात करती है। अ वुमन मस्ट हैव मनी,
एक वुमन के पास मनी होना चाहिए एंड अ रूम ऑफ हर ओन, शी इज टू राइट फिक्शन। अगर उसको फिक्शन लिखना है तो ये बेसिक जरूरतें हैं, ये होना चाहिए। आगे वो कहती है कि शी राइज ऑफ अ वुमन हुज थॉट हैड लेट इट्स लाइन डाउन इनटू द स्ट्रीम। वो लिखती है और क्या कहती है कि शी राइट्स ऑफ अ वुमन हुज थॉट हैड लेट इट्स लाइन डाउन इनटू द स्ट्रीम। कह रहे कि वो चाहती है कि किसी भी औरत के जो थॉट है वह एक तरह से जो है धारा के रूप में बहे, धारा के रूप में लोगों के बीच में आए। ऐसा ना हो कि उसको कोई दबा दे, वो सप्रेस हो जाए, वो बाहर ना दे पाए। औरत के जो विचार है वो हमारे बीच में आना चाहिए। लेकिन कहती है इसके ना आने में एक रुकावट है, और क्या है, एज द वुमन स्टार्ट टू थिंक ऑफ एन आइडिया, जैसे ही कोई औरत एक विचार को लेकर के बात करती सोचती है, अ गार्ड इन्फोर्सेस अ रूल वेयर बाई वुमेन आर नॉट अलाउड, तभी वहां पे एक गार्ड होगा जो उनको रोकेगा, वेयर बाई वीमेन आर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द ग्रास, और इस तरह से औरतों को आजादी नहीं कि वे जो है घास पे टहल सके। घास पे टहलने का मतलब कि उनको फ्रीडम ही नहीं, कोई सोच सके, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके, आ सके, जा सके। तो यहाँ पर वो पैट्रियार्की को लेके बात करती है कि इसी समाज में, इसी परिवार में पुरुष जो होगा वह गार्ड का काम करेगा, वह उसको रोकेगा और उसकी आजादी पर क्वेश्चन मार्क करेगा, उसके एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन मार्क करेगा। एबाइडिंग बाय द रूल द वुमेन लास्टेस, और इसी नियम के तहत रहते हुए, इसी नियम को फॉलो करते हुए, कौन सा नियम, पैट्रियार्की का नियम को फॉलो करते हुए जो वुमन है वो बहुत सारे विचार खो देती, लॉसेस हर आइडिया। अगर यहाँ पे आता है कि वीमेन क्या खो देती है, अपने विचारों को, ना कि पैसे को। हियर वुल्फ डिस्क्राइब्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वीमेन सोशल एक्सपेक्टेशन एज मियर डोमेस्टिक चाइल्ड बियरर, और तब कहती कि औरतों के पास फिर केवल एक ही काम बचता है कि वे घर में बच्चों का पालन पोषण करें, उनकी परवरिश करें, इसके अलावा उनसे और किसी चीज की उम्मीद नहीं की जाती है। तो उन्होंने दो बातें बताई कि औरत को अगर अपनी आइडेंटिटी बनानी है एज अ फिक्शनल राइटर, इफ शी वांट्स टू एस्टैब्लिश, शी हैज मनी एंड ऑफ हर ओन रूम and she has the right to express her thought, but when she comes to express her thought you find that any male, any purush or any man, he guards and he checks, yeah, he snatches the rights of women, and they are not, women are not permitted to think, to express their ideas, and in the end they have only one work, that is domestic affairs, child bearers and ignore and charge। तो बहुत सारी चीजों को उनको इग्नोर करना पड़ता है तब आप चाहिए। वुल्फ सजेस्ट, वुल्फ कहती है दैट द absence ऑफ अ फीमेल फिक्शन, कि अगर फीमेल फिक्शन का absence है, फीमेल फिक्शन का मतलब कि अगर किसी ने फीमेल राइटर्स के बारे में, फीमेल राइटर्स ने अगर नहीं लिखा, या नावल अगर फीमेल फीमेल लोगों ने नहीं लिखा है, अगर उसकी कमी आती है, इज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब है कि औरतों को वो मौका नहीं दिया गया। ऐसा नहीं था औरतों में टैलेंट नहीं था, दे कैन राइट, दे कैन एक्सप्रेस देयर थॉट, दे कैन राइट इन ब्यूटीफुल मैनर। उन्होंने कहा कि उनको मौका ही नहीं दिया गया, रादर देन अ डिस्टिक अब्सेंस ऑफ अ टैलेंट। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी थी, अब्सेंस ऑफ टैलेंट नहीं था, औरतों में टैलेंट है लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। अगर आप में टैलेंट है, मौका नहीं दिया जाता या मौका नहीं मिलता, तो यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ये बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हुई है। वुल्फ डिलीवर्ड हर लेक्चर, वुल्फ ने अपनी इस लेक्चर को डिलीवर किया था एट न्यूडहैम आर्ट्स सोसाइटी। जो न्यूडहैम कॉलेज रहा है वहीं पे एक सोसाइटी बनी थी, उसका नाम था न्यूडहैम आर्ट्स सोसाइटी, और ओडाटा सोसाइटी जो थी ये किंग कॉलेज में थी। दो सोसाइटी से में उन्होंने जाकर के लेक्चर डिलीवर किया था, जो बाद में किताब की शक्ल में आती है। द बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स, इसको 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मेजर थीम्स है। यहाँ चैप्टर का नाम नहीं बल्कि कौन कौन से थीम को लेकर के बात की गई है, जिसमें 4 मेरीज को लेकर के बात की जाती है। 4 मेरीज है, मेरी बेटर है, मेरी सेटन है, मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स है एंड मेरी हैमिल्टन है। इन चारों मेरीज के बारे में बात की गई है। वीमेन्स असेस टू एजुकेशन, वीमेन्स को एजुकेशन का राइट क्यों नहीं दिया गया है, या वो बताती है कि उनके समय में जब उनके फादर थे तो उनकी भी यही सोच थी कि केवल बच्चों को ही एजुकेशन के लिए स्कूल भेजा जाए। तो ऐसा नहीं, जो हमें बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन नहीं दिया गया, ये हर धर्म में, हर रिलीजन में, हर कल्चर में, हर जगह पर वक्त के साथ औरतों की एजुकेशन और दूसरे जेंडर की एजुकेशन पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, ये एक कॉमन सा पॉइंट। नेक्स्ट है
कि उन्होंने एक इमेजिनेटिव या फिक्शनल कैरेक्टर को जन्म दिया है जिसका नाम है जूडिथ शेक्सपियर। इसी वर्क में उन्होंने जूडिथ शेक्सपियर की बात करती है और तमाम तरह की। उसके बाद बिल्डिंग अ हिस्ट्री ऑफ वीमेन्स राइटिंग, उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे औरतों ने लिखा है। वो तमाम राइटरों पे बात करती है, जैसे जो है ब्रॉन्टी सिस्टर्स को लेके बात करती है, जेन ऑस्टिन को लेके बात करती है, जॉर्ज इलियट को लेके बात करती है। जो भी वीमेन फिक्शनल राइटर्स हैं उनके वर्क को, उनकी चीजों को लेकर के वो बहुत डिटेल में बात करती है। तो बिल्डिंग अ हिस्टोरिकल वीमेन सेटिंग, यू फाइंड दिस थिंग। लेस्बियनिज्म का भी कॉन्सेप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी इस वर्क में नजर आता है कि वे कहती है कि कहीं ना कहीं इफ अ वुमेन लाइक एनी अदर वीमेन देयर इज नो रॉन्ग, मीन्स नथिंग रॉन्ग इन इट या नथिंग रॉन्ग इज फाउंड इन इट। और उसको भी वो सपोर्ट करती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, या इस तरह की चीजें हम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस वर्क में ये भी कहा कि आखिर जो फीमेल नॉवलिस्ट है वो शेक्सपियर जैसी ग्रेट क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने शेक्सपियर का जिक्र पहले ही चैप्टर में कर दिया है कि फीमेल नॉवलिस्ट शेक्सपियर जैसी ग्रेट क्यों नहीं बन सकती, या शेक्सपियर जैसा वर्क जो है फीमेल नॉवलिस्ट के हाथों क्यों नहीं आया, या फीमेल ड्रामेटिस्ट के हाथों क्यों नहीं आ पाया। तो उन्होंने केवल एक चीज यही कहा कि ऐसा नहीं था कि वे शेक्सपियर नहीं बन सकती थी या उनमें टैलेंट नहीं था, दे हैड टैलेंट, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि दे डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि डिड नॉट गॉट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को लेके वो बात करती, उनको अब मौका नहीं मिला। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट, डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी, डिड नॉट गॉट मैरिज। तो यू फाइंड कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जीईटी डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी। So when you go with these things in this particular work, you find उसमें उन्होंने डिटेल में कुछ नॉवलिस्ट का भी एग्जांपल दिया हुआ है। जैसा मैंने बताया कि वर्जीनिया वुल्फ ने, जॉर्ज इलियट का दिया हुआ है, चार्लोट ब्रॉन्टी सिस्टर्स का दिया है, जेन ऑस्टिन का दिया हुआ है। और कुछ वो फीमेल क्रिटिक्स का भी एग्जांपल्स देती है जो उनके समय में आए, जिन्होंने कुछ काम किया, कैसे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, कैसे उन्होंने काम किया। तो दीज आर द पॉइंट्स जो मैं कंक्लूड यहाँ पे कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सेशन और रखूंगा शाम को 4 बजे से आपकी क्लास। एक सेशन आज ही रखेंगे जिसमें हम अनदर नावल पर बात करेंगे। इसमें एक और नावल उसी सेक्शन का मैं लूंगा। ये तो अरूम ऑफ वंसोन में जितना बातें करनी थी, फिर भी मैं कहूंगा कि इसके बावजूद भी अरूम ऑफ वंसोन एक बार आप और डिटेल में पढ़ लीजिए। किसी की कोई क्वेरी है या मैं इसको बाइंड अप करूं, या किसी को कुछ कहना है? Okay, now concluding, be ready at 4 p.m. with another session. Okay.